एपिसोड 151 टू 160। अध्याय 151 रो मत। जब जीमिंग ने स्नान कर लिया तो उसने गुलाबी रंग का बाथरोब पहन लिया जो बाथरूम में उपलब्ध था। वह जल्दी में कपड़े लाना भूल गई, इसलिए उसने बाथरोब पहना और दरवाजा खोला। जब वह बाथरूम से बाहर निकली और कमरे में दाखिल हुई तो लिवेई को वहां खड़ा देखकर चौंक गई। लिवेई ने अपनी पीठ उसकी ओर कर रखी है, लेकिन अचानक उसके हाथ से किताब गिर गई। वह हल्के से हंसी, लेकिन एक पल में ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसका चेहरा सीधा हो गया, कोई भाव नहीं रहा। ... जब लिवेई ने पानी रुकने की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया और बाथरूम का दरवाजा खुलने पर उसके हाथ में रखी किताब गिर गई। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई चोर है और वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसने अपने हृदय और भावों को कठोर कर लिया ताकि उससे पूछताछ कर सके कि उसने पहले क्या किया था। लेकिन जब वह मुड़ा तो उसके गाल लाल हो गए, क्योंकि उसने देखा कि वह गुलाबी बाथरोब में उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही वह नहाकर बाहर आए, उसकी दूधिया सफ़ेद त्वचा चमक रही थी और ताज़ा दिख रही थी। उसके बाल गीले थे और तौलिए में लपेटे हुए थे। बाथरोब घुटनों तक था, लेकिन बीच में एक दरार थी जिससे उसकी खूबसूरत लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने उसकी तरफ देखा और घबराहट में लार टपकाने लगा। उसे घूरते घूरते उसका गला सूख गया। जीमिंग को उसकी निगाहों के सामने असहज महसूस हुआ और वह शर्मिंदगी से खांसने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, केवल स्नान वस्त्र पहना हुआ था। उसने लिवी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने उसकी तरफ देखा। उसकी बातें सुनकर वह घबरा गया। वह भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया है। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं पूछना चाहता था कि तुमने कार में ऐसा व्यवहार क्यों किया। तुम अचानक गुस्सा हो गए और मुझे नहीं पता क्यों। क्या तुम्हें मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए? उसने हकलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर खुशी देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपने हाव भाव सुधार लिए। वह उसे इस तरह परेशान नहीं होने देगा। पहले तो उसने चिल्लाने का सोचा, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसका स्वर तुरंत बदल गया। जीमिंग ने उसकी तरफ देखा और घबरा गई। अगर उसने उस पर चिल्लाया होता तो वह भी ऐसा ही करती, लेकिन उसके लहजे में गुस्से की बजाय परेशानी थी। अब उसे अपने व्यवहार पर बुरा लग रहा था। वह उनके अंतरंग क्षणों के बीच गुस्सा हो गई और वह भी उसने उसे समझाया नहीं क्यों। उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। उसने उसकी ओर देखा और कहा, लिवेई, क्या तुम्हें पता भी है कि जब मैं तुमसे अलग हुई थी और गुस्सा हो रही थी तब हम कार में किस स्थिति में थे? उसने सीधे स्वर में कहा। लिवी घबरा गई। उसका सवाल था बहुत सीधा। उसने कुछ नहीं कहा, बस असमंजस से उसकी ओर देखता रहा। उसने आह भरते हुए कहा, हम लगभग कपड़े पहने हुए ही सेक्स कर रहे थे। क्या तुम्हें इसका एहसास हुआ? उसके सीधे शब्दों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा शर्मिंदा रहने वाली जीमिंग ये शब्द खुलेआम कहेगी। दूसरी ओर शर्मिंदगी के कारण जीमिंग का चेहरा लाल हो गया है। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे लगा कि ये शब्द बहुत सीधे हैं, लेकिन वह जानती है कि अगर उसने ये शब्द अप्रत्यक्ष रूप से कहे होते तो वह समझ नहीं पाता। लिवेई ने बस घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? हमें अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। जब हम किस करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते। लिवेई, ऐसा नहीं है कि मैं हमारे रिश्ते को दूसरे स्तर पर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। और अगर मैंने तुम्हें कार में नहीं रोका होता तो हम इसे कार में ही कर लेते, क्योंकि तुम इसके प्रति इतने भावुक और उत्साही थे। मैं ऐसी जगह पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, उसने गुस्से से कहा। लिवेई ने उसे अपराधबोध से देखा। कार में उसकी गाड़ी हद से ज्यादा तेज हो गई थी। कार में जब बाकी लोग आगे थे तब उसने उसे जोर से चूमा। और हाँ, उनकी पोजीशन वाकई में समझौतावादी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसे नहीं रोका होता तो वह उसके साथ ऐसा कर चुका होता, क्योंकि उसके लिए खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। ... उसका दोषी चेहरा देखकर जीमिंग का दिल नरम पड़ गया। वह उनके बीच की दूरी कम करते हुए उसके पास चली गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बाथरोब में थी। उसने दोनों कोमल हाथों से उसका चेहरा थामा और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन लिवेई, मेरे बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानते। इसलिए कुछ भी करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे, मेरे असली रूप को जान लो। वह अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसे जी चेंग से पूरी तरह से उबरना होगा। हालांकि वह ज़्यादातर समय उससे दूर ही रही, लेकिन किसी तरह उसे लगा कि कुछ बंधन जुड़े हुए हैं। वह उन तारों को पूरी तरह से हटाना चाहती थी। इसके अलावा वह चाहती थी कि उसका पति जीमिंग से नहीं, बल्कि उसके असली रूप से प्यार करे। वह चाहती थी कि वह जीमिंग के अंदर छिपे असली झाओमिंग को पहचाने, और वह उसे जानना भी चाहती थी। जीमिंग की यादों से नहीं, बल्कि उसके साथ अपनी यादें बनाना चाहती थी। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और पलकें झपकाईं। वह इतना आज्ञाकारी इसलिए था क्योंकि जीमिंग उसे पहले भी डांट चुकी थी। उसे बच्चे की तरह व्यवहार करते देख वह हंस पड़ी। फिर वह पैर की उंगलियों पर खड़ी होकर उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके होठों पर एक मधुर और कोमल चुंबन देती है। लिवेई ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया, लेकिन इस बार उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वह उसे जो कर रही थी करने दे रहा था। उसे अपनी औरत के नेतृत्व में रहने में मजा आ रहा था। असल में वह खुश था कि उसके मन में ऐसे विचार हैं, क्योंकि अगर वह धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है तो इसका मतलब है कि वह सचमुच अपने रिश्ते को एक मौका दे रही है। उसे आज्ञाकारी देखकर जीमिंग ने उसे एक शानदार चुंबन देकर पुरस्कृत करने की कोशिश की। उसे अपराधबोध भी हुआ क्योंकि उसने पहले भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी। उसने धीरे से उसके होठों को चूमा और अपनी जीभ से उसके होठों को चाटकर उसकी नकल करने की कोशिश की। ऐसा करते ही उसे लिवी कांपती हुई महसूस हुई। उसके गाल गहरे लाल हो गए और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लिवेई उसकी हरकतों से पागल हो रहा था। वह और अधिक चाहता था जब उसने उसे यह कहते सुना, मुझे माफ़ कर दो।
चुंबन करते समय वह दोषी महसूस कर रही थी। उसने उसके होठों के सामने माफ़ी मांगी। अचानक उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसके गर्म आंसू लिवेई के गालों को छू गए तो वह घबरा गया, क्योंकि जब वह रोने लगी थी तब वह उसे चूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे सिहरन और आंसू महसूस हुए। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह किसी बच्चे की तरह रो रही है। उसने चुंबन अलग किया और चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। क्यों? तुम रो क्यों रही हो? चुप मत रो प्लीज, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसने उसके कंधे सहलाते और उसके आंसू पोंछते हुए कहा। उसके आंसू देखकर वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थी। अध्याय 152। क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? उसने उसे मनाने और शांत करने की कोशिश की। उसने उसके लगातार बहते आंसुओं को पोंछा और उसे बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया। जीमिंग बिस्तर पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। लिवेई घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ उसके घुटनों पर रखकर उसकी ओर देखा। रोना बंद करो। तुम क्यों रो रही हो? मुझे रोना चाहिए। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वही थी जो उस पर क्रोधित हुई। उसने उसे आधा उत्तेजित छोड़ दिया और अंत में वही रोई। क्या ये बहुत अनुचित नहीं है? जब जीमिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह जोर जोर से रोने लगी। लिवेई ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और मन ही मन खुद को कोसा। उसे नहीं पता कि औरत को कैसे फुसलाया जाता है। उसने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसने जीमिंग को गौर से देखा और फिर अचानक झुक गया। अचानक निकटता से जीमिंग थोड़ा चौंक गई और उसने रोना बंद कर दिया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। उसे रोना बंद करते देख वह मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, मेरे आकर्षण से कोई भी मेरा दीवाना हो सकता है। मैं तो बस उसे चौंकाकर उसका रोना बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है ये तरीका काम कर रहा है। जीमिंग ने उस सुंदर चेहरे को देखा जो कमरे की सफ़ेद रोशनी में चमक रहा था। उसके सिर के पीछे प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे एक खोखलापन है जो उसे महान और सुंदर बनाता है। जीमिंग ने रोना बंद कर दिया और अपनी लार निगल ली। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर लिवेई ने झुककर उसकी नाक पर प्यार से चुंबन किया और कहा, रो मत, रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जीमिंग ने उसे और हमको असंतुष्ट होकर देखा। वह हंसा और उसके पास बैठ गया तथा उसे कसकर गले लगा लिया। पता है, मैं अभी बहुत डर गई थी जब तुम रोने लगी। मुझे लगा था कि इन दिनों मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। आखिर 6 महीने तो एक परीक्षण अवधि होती है, लिवेई ने कमजोर होते हुए कहा। यह उनके चरित्र से इतना अलग था कि जीमिंग पहले तो दंग रह गई, लेकिन उसके शब्दों ने उसे छू लिया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा और उसकी तरफ देखा। चिंता मत करो, अगर मैं तुमसे नाराज होती तो मैं तुम पर चिल्लाती भी नहीं। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती। उसने सहजता से कहा। हालांकि अभी तो उसने मजाक में कहा था, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी थी। वह हमेशा प्रेम के पुराने सिद्धांत में विश्वास रखती थी, जिसके अनुसार प्रेम को जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना चाहिए। यदि उसका आपके साथ रहना तय है तो वह आपके पास वापस आ जाएगा, यदि नहीं तो वह आपका नहीं था। यदि किसी दिन जीमिंग और लिवेई के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तो वह बातचीत करने और इसे सुलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। इस बार वह रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी। और चीजें ठीक नहीं होंगी और वह उसके साथ नहीं रहना चाहेगा, वह उसे अकेला छोड़ देगी। यद्यपि जीवन में प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन स्वयं के प्रति अपने दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। अगर आप खुद को महत्व देंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको महत्व देगा। और यही बात उसने अपने पिछले रिश्ते से बहुत अच्छी तरह सीखी थी। उसने उस रिश्ते को अपना सब कुछ दे दिया, पर अंत में उसे सिर्फ दर्द ही मिला। इस जन्म में वह वही गलतियां नहीं दोहराएगी। ... जब लिवेई ने जीमिंग की बातें सुनी तो वह दंग रह गया। उसने अप्रसन्न भाव से उसे घूरा और कहा, क्या तुम्हारा यही मतलब था? तुम बिना किसी प्रयास के चुपचाप चली जाओगी? क्या तुम्हारा यही मतलब था? अचानक उसके चारों ओर का वातावरण गंभीर और क्रोधित हो गया। जीमिंग ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, अगर तुम मेरी जगह किसी और को चुनोगे तो मैं तुम्हें बिना कोई सवाल पूछे छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे जैसी अद्भुत पत्नी को छोड़ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसने सहज स्वर में कहा। उसकी बातें सुनकर लिवेई का मूड थोड़ा हल्का हो गया, पर उसे अब भी ये बात पसंद नहीं आई कि अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो वो ऐसे ही चली जाएगी। लिवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या होगा अगर मैं एक दिन घर में एक औरत को रखेल के रूप में ले आऊं, जैसे पुराने जमाने में रखेलें हुआ करती थीं? तब तुम क्या करोगी? उसने मजाक करते हुए पूछा। अब ये जीमिंग था जिसने शुरुआत की थी, इसलिए वह इसे थोड़ा जारी रखना चाहता था और उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर जीमिंग के चेहरे पर गुस्सा आ गया। जो लड़की अभी 1 मिनट पहले मजाक कर रही थी वो गायब हो गई। आभा ठंडी और खतरनाक हो गई। उसने उसकी ओर देखा और कहा, लिवेई, मजाक में भी ऐसी बातें मत कहो, क्योंकि मेरे लिए यह मजाक नहीं है। उसने गंभीरता से कहा, और अगर एक दिन तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं अभी जिस स्थिति में हूं वह पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित है। उसने कहा, जबकि उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। जो मन हल्का हो गया था वह भारी हो गया, क्योंकि अब मैं अपने पति को किसी और औरत के साथ साझा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरे बारे में दोबारा सोचना है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो। मैं तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार वह पहले की तरह जोर जोर से नहीं रो रही थी, बल्कि चुपचाप उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे वह और अधिक कमजोर हो गई थी और उसका रंग भी पीला पड़ गया था। जब लिवेई को लगा कि वह गंभीर है तो वह घबरा गया। वह तो बस उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से ले लिया और रोने लगी।
क्यों रो रही हो? ये तो बस मजाक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर सकती हूँ? जिंदगी भर मैं कई लड़कियों से घिरी रही, पर सिर्फ तुम ही हो जिनसे मैंने शादी की। हालांकि मैं शुरू में तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी और से भी ज़्यादा प्यार करता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भाग्य है कि इतना सुंदर होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और अंत में मैं एक लड़की से प्यार करने लगा जो पहले से ही मेरी पत्नी है? उसने मजाक में कहा। वह थोड़ा मजाक करके माहौल को हल्का करना चाहता था क्योंकि वह इस समय बहुत उदास लग रही थी। भाग्य शब्द सुनकर जीमिंग उसे घूरने लगा। उसने उसका एक हाथ उठाया और उसके चेहरे को धीरे से सहलाते हुए कहा, क्या ये नियति थी? क्या हमें साथ रहना था? उसने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके लिए लिवी से मिलना सचमुच एक नियति की तरह था। उसके साथ सबसे हास्यास्पद बात घटी। वह प्राचीन दुनिया से आधुनिक दुनिया में स्थानांतरित हो गई। जब वह जागी तो उसने देखा कि वह उस पर गुस्सा हो रहा है और उस पर आरोप लगा रहा है कि वह उसे बहका रही है और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चालें चल रही है। लेकिन अब यह लड़का उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता। क्या मुझे कभी उसे यह बताने का मौका मिलेगा कि मैं जीमिंग नहीं बल्कि जाओमिंग हूँ? क्या वह कभी इस बेतुकी बात पर यकीन करेगा? क्या सच जानने के बाद वह मुझसे नफरत करेगा? जीमिंग के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अध्याय 153 भाग्य। जीमिंग ये सोचकर अचंभित हो गया कि अगर उसने कभी उसे सच बताया तो क्या होगा। लिवी उसे गौर से देख रहा था। जब उसने पूछा कि आखिर उनका साथ होना क्या है तो उसका दिल धड़क उठा। भाग्य शब्द सरल लगता है लेकिन इसके पीछे कई जटिल भावनाएं छिपी होती हैं। भाग्य तो पहले से तय है। ये तो होना ही है। हम मानते हैं कि हमारी शक्तियों से ऊपर भी एक शक्ति है जिसे हम ब्रह्मांड या कभी कभी ईश्वर कहते हैं। भाग्य भी एक ऐसी ही शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता या जिसका भौतिक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है। लिवेई ने जीमिंग की ओर देखा और जवाब दिया, हाँ। इससे पहले मैंने कभी भाग्य में विश्वास नहीं किया था क्योंकि यह बहुत लड़कियों वाली चीज़ है। लेकिन अब मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ताकत है जो हमें साथ लाती है। इसे भाग्य कहते हैं। मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ क्योंकि वह तुम हो। हमें एक साथ होना ही था, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द सच्चे थे और उसमें यह स्पष्ट था कि वह जीमिंग से कितना प्यार करने लगा था कि वह भी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगा था। उसका ये कोमल पक्ष उसके चरित्र के अनुकूल नहीं है, लेकिन वह उसे अपना ये पक्ष दिखाने से खुद को रोक नहीं पाता। जीमिंग उसके मुंह से ऐसे मार्मिक शब्द सुनकर हैरान रह गई। उसने झुककर उसे गले लगा लिया। उसने भी अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं और अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका दिया। इस बार उसने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, बस उसे चुपचाप गले लगा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन यह अजीब नहीं था। वे एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुन सकते थे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए। उन्हें पहले से बेहतर महसूस हुआ। पहली बार उन्होंने इतनी ईमानदारी और गंभीरता से बात की थी। इसके अलावा दोनों ने अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है। लिवेई ने जीमिंग की ओर देखा और पूछा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम पहले क्यों रोई थी? मेरा मतलब है कि तुम इतनी अचानक रोई कि मैं बहुत घबरा गई थी। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मैं तुम पर गुस्सा थी। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैंने तुम पर चिल्लाया जबकि मुझे पता था कि यह मेरी गलती थी। मुझे पता था कि तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मैं खुद को वह कदम उठाने के लिए तैयार नहीं कर सका। मुझे लगा कि मैं एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चूक रही हूँ। मेरे मन में जो भी झुंझलाहट थी मैंने उसे तुम पर निकाला और तुम्हें दोषी ठहराया, और तुमने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। ये बहुत परेशान करने वाला था। लिवेई ने प्यार भरी आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम सिर्फ इसी वजह से रोई हो तो तुम्हें फिर कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि यह रोने का कोई कारण भी नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम पर इसका बोझ पड़े। और तुम सही थी, हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए समय चाहिए। शादी में प्यार आपकी इच्छाओं को पूरा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीमिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन कृपया ज़्यादा देर मत करना क्योंकि ज़्यादा आत्मनियंत्रण के कारण मैं मर जाऊंगा, उसने रोते हुए चेहरा बनाते हुए कहा। जीमिंग उसकी हरकतों पर हंसी। अंततः उसे मुस्कुराते हुए देखकर लिवेई मुस्कुराया। वह उसे देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र नीचे गई। वह विस्मय से उसे देखता रहा। जीमिंग ने उसकी निगाह देखी और उसका पीछा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी भी स्नान वस्त्र पहने हुए थी, और बातें करते करते और गले लगते लगते उसकी कमर की टाई ढीली हो गई और उसकी दूधिया छाती बाहर दिखने लगी। यद्यपि उसके दोनों बच्चे बाथरोब के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी ये लिवेई के लिए एक सुखद दृश्य था जिसका वह आनंद ले रहा था। उसकी आंखों में वासना देखकर जीमिंग का चेहरा लाल हो गया। अभी तो वह प्रतीक्षा आदि शब्द कह रहा था, अब उसका आत्मसंयम एक क्षण में गायब हो गया। जीमिंग ने अपने दांत पीस लिए और अपने बाथरोब को कसकर पकड़ लिया और बिस्तर से उठकर सोफे पर रखे अपने कपड़े उठा लिए। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, खासकर इस क्षेत्र में। कपड़े बाथरूम में ले जाते हुए उसने सोचा। लिवेई ने उसकी पीठ की ओर देखा जो बाथरूम में जाने पर गायब हो गई और हल्के से हंस पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके मन में इतने गहरे विचार होंगे। इसके अलावा मैं अपने ही शब्द सुनकर हैरान रह गया। वह आश्चर्य से बुदबुदाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना निर्लज हो सकता हूँ। ओह, ये तो घिनौना है। अच्छा है कि मैं प्यारा दिखने के बजाय ठंडा और अलग थलग दिखूं। वह अपनी घटिया हरकतों के बारे में सोचकर हंसा। लिवेई ने बटलर को कमरे में चाय और केक भेजने के लिए बुलाया। वह कमरे में सोफे पर बैठ गया। जब वह वहां बैठा तो उसने सोचा, जीमिंग कोमा से उठने के बाद वह बहुत बदल गई है। वह पहले कभी नहीं रोई थी, या मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पहले इतनी ज़्यादा सोचती है। पहले तो वो बस पार्टी और क्लबिंग ही करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई थी।
क्या कोमा में रहने से उसमें इतना बदलाव आया है? वो इन सब बातों पर सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद यूमी चाय और केक लेकर आए। उसने उन्हें कॉफ़ी टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसे इतना समय क्यों लग रहा है? क्या वह बाथरूम में गिर गई थी? वह जाकर देखना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं। बस जांच करें। जैसे ही वह खड़ा हुआ, बाथरूम का दरवाजा खुला। वह जल्दी से सोफे पर बैठ गया और अपना चाय का कप हाथ में ले लिया। जब ज़ीमिंग आया तो उसने पूछा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? वह उसके पास आए और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। उसने उसे चाय दी और साथ में खाने के लिए कुछ केक भी दिए। ज़ीमिंग ने चाय ली और उसके जवाब का इंतजार करते हुए एक घूंट लिया। मैं आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। क्या हमने अभी थोड़ी देर बात नहीं की? तुम्हें और क्या कहना है? सच में, हम बात कर रहे थे या तुम रो रही थी? उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा। मुझे पता है, ये पहले से ही शर्मनाक था। तुम्हें मुझे इसके बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ बकवास करने आए हो तो बाहर जाओ। मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए समय और ऊर्जा नहीं है। उसने उसे डांटा। इंटरव्यू में क्या हुआ? तुमने मुझे इंटरव्यू पास करने से पहले क्यों नहीं बताया? उसने गुस्से से पूछा। वह हर समय उसके बारे में चिंतित रहता था, लेकिन असल में वह पास हो गई थी और उसने उसे इसके बारे में बताने की जहमत भी नहीं उठाई। अध्याय 154 बेशर्म लोग। रात्रि भोजन शुरू हो गया है। सभी लोग मुख्य हॉल से अगले हॉल में चले गए जहां रात्रिभोज की व्यवस्था थी। हॉल को दुर्लभ चीनी मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों से सजाया गया था। सफ़ेद रंग के स्तंभों को सुनहरे रंग के रेशमी कपड़े से सजाया गया था। हॉल की छत के बीच में लगा भव्य और अलंकृत झूमर इसे शाही और भव्य रूप दे रहा था। मेहमानों के लिए डिनर बुफे के रूप में था। पूरा खाना बेहतरीन क्वालिटी का और शानदार था। सचमुच शाही। मेहमानों के बैठने के लिए पूरे हॉल में मेज और कुर्सियां बिखरी हुई थीं। और शाही परिवार के लिए हॉल के बीच में सम्राट और महारानी के साथ साथ उनकी सभी रखेलों के लिए एक बड़ी मेज की व्यवस्था की गई थी। मेज को उसी सुनहरे कपड़े से सजाया गया था और बर्तन सामान्य नहीं थे। वे या तो सोने के थे या चांदी के। जी चेंग और झाओ मिंग भोजन कक्ष में भोजन के लिए आए। उनके पीछे महारानी डोवेगर और शियाओली भी आईं। उनके पीछे अन्य उपपत्नियां भी आ रही थीं। चलते समय वे सभी सुंदर एवं आकर्षक दिख रहे थे। दूसरी ओर झाओ मिंग बहुत ही आकर्षक थी क्योंकि वह अपनी लंबी पोशाक में चलने के लिए संघर्ष कर रही थी, वह भी बिना हील के। ऐसा नहीं है कि वह असभ्य थी और चलना नहीं जानती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि बिना हील के इस तरह के कपड़े पहनकर चलने से वह बेवकूफ़ लग रही थी। हर कोई उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी बंदर को देख रहा हो। वह पीछे से रखेलों की खिलखिलाहट और वेंजू की घुरघुराहट सुन सकती थी। ये बेवकूफ़, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कक्षा में अव्वल छात्र था। मैं शीर्ष बिजनेस विश्वविद्यालय से स्नातक था और ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहे हों। वह धीरे से बुदबुदाए। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और देखा कि उसने अपने दोनों हाथों से अपना गाउन पकड़ रखा था, जिससे उसके पैरों की थोड़ी सी त्वचा दिख रही थी। ये देखकर वह भौंचक्का रह गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह उसके पास गया और उसके कपड़े पर से पकड़ ढीली करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झाओ मिंग ने उस पर कड़ी नज़र डाली जब उसने उसकी पोशाक पर से पकड़ ढीली कर दी, जो अब थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। उसकी घूरती निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और चलते समय उसे सहारा देने के लिए उसकी कमर पर रख दिया। जब वह ऐसा करता है तो कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। आजकल के ज़माने के उलट सार्वजनिक रूप से स्नेह का एक साधारण सा प्रदर्शन भी गपशप का विषय बन जाता है। हाथ पकड़ना और कमर पकड़ना आम बात नहीं है। उनके पीछे जियाओली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की क्योंकि वह अपनी परी जैसी छवि को नष्ट नहीं कर सकती थी। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वह उलझन में थी क्योंकि उसके जैसा लड़का जो दूसरों की राय पर बहुत ध्यान देता है, सबके सामने उसे कमर से पकड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे कोई परेशानी है, उसके लिए तो ये सामान्य बात थी, लेकिन उसके इस तरह के व्यवहार से वो हैरान रह गई। सबकी फुसफुसाहट को अनसुना करते हुए उसने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अपनी पोशाक को सार्वजनिक रूप से इस तरह मत पकड़ो। तुम महारानी हो, अपनी छवि का ध्यान रखो। बस धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वह जानता है कि उसे आंशिक याददाश्त है। डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसका व्यवहार अलग हो सकता है क्योंकि उसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक से चलना भी भूल जाएगी, जो वह बचपन से करती आ रही थी। फिर भी वह उसे शर्मिंदा करने के लिए उस पर गुस्सा नहीं हुआ। वह सिर्फ यह नहीं चाहता था कि वह किसी अन्य पुरुष के सामने अपनी त्वचा दिखाए, भले ही वह थोड़ी ही क्यों न हो। इसलिए उसने उसे कमर से पकड़ रखा था ताकि उसे अपनी पोशाक पकड़ने की जरूरत न पड़े और वह गिर न जाए। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और उसके शब्दों से प्रभावित महसूस नहीं किया। वह बस यही सुन पा रही थी, अपनी छवि महारानी जैसी रखो। यह उसकी विद्रोही प्रवृत्ति को भड़काने जैसा था। उसने उसे घूरा और बुदबुदाई, आखिर वो कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला? मैं तो जैसे चाहूँ वैसे चलूंगी, मेरे मामले में अपनी नाक क्यों घुसेड़ते हो? मैं तुम्हारी बेवकूफ़ बीवी नहीं हूँ। उसे यह पसंद नहीं जब लोग उसे यह या वह करने के लिए कहते। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग उसे एक खास तरह से व्यवहार करने के लिए कहते। वह 7 साल से विदेश में रह रही है। उसकी सोच व्यापक है और उसे यह पसंद नहीं कि लोग उसके मामलों में दखल दें। एक अलग देश में 7 साल अकेले रहना आसान नहीं था। जब वह दक्षिण अफ्रीका वापस आई तो सभी को उम्मीद थी कि वह उनके जैसा ही व्यवहार करेगी। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? दोनों देशों की सांस्कृतिक पहचान में बहुत अंतर था। हालांकि दक्षिण कोरिया आधुनिक था और महिलाओं को पुरुषों के समान ही सम्मान दिया जाता था, लेकिन महिलाओं के प्रति वहां उतना खुलापन नहीं था जितना विदेशों में था।
अन्य लोग उसके व्यवहार या उसके कार्यों के बारे में लगातार टोकते रहते थे, जिससे उसकी विद्रोही प्रवृत्ति भड़क उठती थी और वह सभी की बातों का खंडन करने लगती थी तथा उनसे बहस करने लगती थी। ये भी कहा जा सकता है कि उसने दूसरों की तुलना में देर से यौवन का अनुभव किया। जी चेंग ने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने उसे बुदबुदाते हुए देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसके पास ज़्यादा यादें नहीं हैं, फिर भी वह पहले से कहीं अधिक प्यारी होती जा रही थी। उसे उसका यह उग्र रवैया पसंद आया। जब वे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो झाओमिंग की आंखें इस जगह की भव्यता देखकर खुली की खुली रह गईं। यहाँ हर चीज़ सोने चांदी से सजी है और हॉल के बीचों बीच लगा झूमर तो किसी को भी हैरानी में डाल देगा। जी चेंग ने झाओमिंग के हैरान चेहरे को देखा और खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए ये सामान्य बात थी। ये सब उसने बचपन से देखा था, लेकिन झाओमिंग के चेहरे पर जो भाव थे वो शादी के बाद महल में कदम रखते समय उसके चेहरे पर आए भावों से मिलते जुलते थे। जब वे बीच में स्थित बड़े डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वह एकदम चौंक गई। सब कुछ सोने चांदी का था, सब पर खूबसूरती से नक्काशी भी की गई थी। वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाए। वाह, ये लोग कितने बेशर्म हैं। ये जनता के टैक्स का इस्तेमाल अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए कर रहे हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। वो हैरान भी थी और थोड़ा गुस्से में भी। हालांकि वह एक बिजनेस की छात्रा थी, लेकिन कॉलेज में उसकी रूममेट इतिहास की छात्रा थी, इसलिए कभी कभी वह झाओमिंग को बताती थी कि अतीत में राजशाही कैसे काम करती थी। उसने ये भी जाना कि कई राजा खुद को भगवान मानते थे और लोग बिना किसी सवाल के उनका अनुसरण करते थे। आधुनिक समय की तरह, जहां लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे, सिंहासन का उत्तराधिकार वंशानुगत था। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि राजा गरीब लोगों के करों का इस्तेमाल अपनी विलासिता के लिए करते थे, और इस भोज में पैसे की बर्बादी देखकर वह आश्चर्यचकित होने के बजाय क्रोधित हुई। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। जी चेंग ने उसे बैठने के लिए कहा। उसने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जो घृणा से भरी थी। उसने गहरी सांस ली और अनिच्छा से बैठ गई। अध्याय 155, उसका दाहिना भाग। जी चेंग मेज के अंत में रखी बड़ी और शाही कुर्सी पर बैठे थे। एक छोर पर बीच वाली कुर्सी सम्राट के लिए थी और दूसरे छोर पर महारानी डोवगर के लिए। बैठते ही उसने झाओमिंग को अपने पास बैठने का इशारा किया। वह अनिच्छा से वहीं बैठ गई। जियोली असमंजस में वहीं खड़ा रहा। सम्राट का दाहिना भाग बहुत महत्वपूर्ण है, वहां केवल उनकी प्रिय पत्नी ही बैठ सकती थी। पहले महारानी डोवगर ने जियाओली को वहां बैठाया था, लेकिन अब उन्होंने झाओमिंग को वहां बैठने दिया है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि सभी रखेलें उस पर हंस रही थी, क्योंकि वे हमेशा उससे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि पहले वह वहां बैठा करती थी। वेंजू भी अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर गुस्सा हो गई। उसने झाओमिंग को जियाओली की जगह पर बैठा दिया। वह हमेशा मानती थी कि जी चेंग का दाहिना हिस्सा जियोली के लिए है और अब झाओमिंग वहां बैठा था। वह जी चेंग से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उसने झाओमिंग की ओर मुड़कर कहा, झाओमिंग, तुम जियोली की सीट पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जल्दी से वहां से उठो और वहां बैठो। उसने जी चेंग से दूर सीट की ओर इशारा करते हुए कहा। वेंजू की बातें सुनकर जियाओली को राहत मिली। कम से कम उसे वापस पाने के लिए वेंजू तो है। अपनी माँ की बातें सुनकर जी चेंग की भौहें तन गईं। जैसे ही वह उनकी बातों का खंडन करने वाला था, उसने झाओमिंग को बोलते सुना, जियाओली की सीट, क्या उस पर उसका नाम लिखा है? उसने मासूमियत से पूछा और कुर्सी के नीचे देखने के लिए नीचे झुकी। मुझे उसका नाम उस पर लिखा हुआ क्यों नहीं दिख रहा? उसने ये शब्द मासूमियत से कहे थे, लेकिन उनमें व्यंग्य का पुट था। उसने सोचा, हाँ, जियाओली की सीट। सच कहूँ तो मुझे उसके साथ बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे नफरत है जब लोग मुझे उकसाने की कोशिश करते हैं। अब देखती हूँ तुम जियाओली को इस सीट पर कैसे बिठा सकते हो। उसने गुस्से में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी बातें सुनकर वेंजू का खून खौल उठा। ये औरत और भी ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। मुझे इसे उसकी जगह दिखानी होगी। तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि इस पर जियाओली का नाम लिखा है, लेकिन यह जियाओली की सीट थी। ये सीट सम्राट की प्यारी पत्नी के लिए है और वह तुम नहीं हो। यह जियाओली है, वेंजू ने दांत पीसते हुए कहा। उनके तर्कों ने कमरे में सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहां बहुत से लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि क्या हो रहा है। ये सुनकर जी चेंग अपना आपा खो बैठा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झाओमिंग फिर बोली, ओह, तो क्या सम्राट की पसंदीदा पत्नी मैं नहीं हूं क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा था? मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं बैठी हूँ। उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। सब दंग रह गए। उसकी बातें सीधी लेकिन सच थीं। सबने देखा कि सम्राट ने उसे वहां बैठने के लिए कहा। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जी चेंग ने स्तब्ध भाव से झाओमिंग को देखा। वह अपनी माँ से बात करके उस संकटग्रस्त युवती को बचाने की सोच रहा था, लेकिन वह उसे फिर से पीछे छोड़ गई। फिर उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए गला साफ किया और कहा, हाँ माँ, मैंने ही उसे यहाँ बैठने के लिए कहा था। यह मुझ पर निर्भर है कि मैं किसे यहाँ बैठाना चाहता हूँ या नहीं। इसलिए कृपया ऐसा मत कहिए कि यह जगह किसी और की है। यह मुझे कहना चाहिए, आपको नहीं। जियोली ने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की और वेंजू से कहा, हाँ माँ, ये ठीक है, बहन को वहीं बैठने दो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वहीं बैठूंगी। उसने एक झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा और जी चेंग के बाईं ओर जाकर बैठ गई। झाओमिंग ने उसकी तरफ देखा और सोचा, उसके दाहिनी ओर बैठने में क्या बड़ी बात है? और आखिर इस आदमी के साथ बैठने के लिए ये सब क्यों लड़ रहे हैं? क्या वो इतना खास है कि उसे पाने के लिए इतनी सारी औरतों से लड़ना पड़े? उसे अजीब लगा जब सब उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। जब वे अपनी सीटों पर बैठ गए तो जी चेंग ने मुख्य हिजड़े को संकेत दिया कि वह किसी को भी भोजन परोस दे। जो नौकर अपनी कुर्सियों के पीछे खड़े थे वे आगे आए और एक एक करके व्यंजन परोसने लगे। मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे और सभी पारंपरिक चीनी व्यंजन थे।
भोजन बहुत स्वादिष्ट था। झाओ मिंग पहले से ही इस सारे नाटक की वजह से भूखी थी। अपने सामने खाना देखकर उसने अपने होंठ चाटे। गंध इतनी आकर्षक थी कि वह इंतजार नहीं कर सकी। एक नौकर उसके पास आया और उसके सामने नूडल्स का एक कटोरा रख दिया। नूडल्स के अलावा उसमें ताज़ी सब्जियां और मांस भी था। इसकी गंध इतनी भयानक थी कि इसके लिए मरना भी मुश्किल था। लेकिन नूडल्स का हिस्सा उसके लिए बहुत छोटा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि जी चेंग का हिस्सा उससे बड़ा था जबकि सभी महिलाएं छोटा हिस्सा ले रही थीं। ये कैसी व्यवस्था है? उसने नौकर की ओर देखा और कहा, यह क्या है? हिस्सा इतना छोटा क्यों है? मुझे एक बड़ा कटोरा लाओ। उसने चिढ़कर कहा। सभी महिलाएं कम मात्रा में खाना पसंद करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि अधिक मात्रा में खाना उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे वे पेटू जैसी लगेंगी। इस तरह की चीज़ें वे बचपन से ही करते आ रहे थे क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था। एक अच्छी पत्नी बनने की शिक्षा देते हुए उन्हें सिखाया गया कि दूसरों या अपने पति के सामने ज़्यादा खाना न खाएं क्योंकि इससे आप पेटू लगेंगी और अपनी आदर्श छवि बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। झाओ मिंग को यह हास्यास्पद लगा और उन्होंने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा ऑर्डर कर दिया। सबने उसकी ओर देखा और वेंजू भी उसके व्यवहार से चिढ़ गया। जियोली ने उसकी ओर उपहास से देखा और कहा, बहन आप क्या कर रही हैं? आपका इतना खाना ठीक नहीं है। एक महिला को इस तरह नहीं खाना चाहिए, यह उचित नहीं है। वेंजू ने नाराज स्वर में कहा, जियोली उसे कुछ मत सिखाओ। इस तरह के लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या उचित है और क्या नहीं। झाओ मिंग उनके व्यवहार से चिढ़ गई। उसने पहले कभी किसी को ये कहते नहीं सुना था कि पेट भर खाना गलत है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जी चेंग ने अपना कटोरा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इसे खाओ। मैंने अभी तक इसे छुआ नहीं है। फिर उसने उसके नूडल्स का छोटा सा हिस्सा लिया और उसे अपने सामने रख लिया। उसकी हरकतें देखकर सभी लोग दंग रह गए। वेंजू ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, जी चेंग तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका छोटा कटोरा कैसे ले सकते हो और उसे इतना खाने की क्या ज़रूरत है? जी चेंग ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मैं ही था जो कम खाना चाहता था। यह आपकी कोई समस्या नहीं है, इसलिए कृपया मेरे मामलों में दखल न दें। वेंजू अविश्वास से अपने बेटे को देखती रही। इससे पहले उसने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने उससे कहा था कि वह उसके मामलों में दखल न दे। वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसने झाओ मिंग को घूरा और असंतोष में बड़बड़ाने लगी। झाओ मिंग भी हैरान रह गई जब जी चेंग ने उनके कटोरे बदले। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कुछ करेगा। तभी उसे लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे लगा जैसे आसपास की हर चीज़ धीमी गति में चल रही हो। लेकिन अचानक उसे अपनी बेतुकी सोच पर झटका लगा और उसने सोचा, मैं क्या बेवकूफ़ी भरे विचार सोच रही थी। जी मिंग पर ध्यान दो, ध्यान दो। तुम उसके खूबसूरत चेहरे और शरीर पर मोहित नहीं हो सकते। कम से कम कुछ तो ईमानदारी रखो। उसने मन ही मन खुद को डांटा, लेकिन वह उसकी ओर नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक पाती। अध्याय 156 मेरे आदेश की अवहेलना कौन करेगा? जी चेंग के साथ कटोरे की अदला बदली करने के बाद झाओ मिंग ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और नूडल्स को चूसना शुरू कर दिया। नूडल्स खाते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। नूडल्स चबाते हुए उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया ताकि अपनी हैरानी छुपा सके। जी चेंग, जो खाने से ज्यादा उसे देख रहा था, चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? क्या नूडल्स तुम्हें पसंद नहीं हैं? सभी रखेलें, जिनमें जियाओली और वेंजू भी शामिल थीं, झाओ मिंग की ओर देखने लगी क्योंकि भोजन करते समय किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं थी। खाना चुपचाप अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और खाते समय बातें करने से आप बदसूरत और असभ्य दिखेंगे। वे सभी हमेशा इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन अब झाओ मिंग इस तरह का व्यवहार कर रहा था। झाओ मिंग ने जी चेंग को चकित होकर देखा और नूडल्स निगल लिया। ये तो कमाल है। वह उत्साह में भूल गई कि अब वह झाओ मिंग है और अंग्रेजी में बोल रही है। चूंकि वह लंबे समय से विदेश में रह रही थी, इसलिए उसे अंग्रेजी और इतालवी बोलने की आदत हो गई थी। और इसके अलावा वह अन्य भाषाएं भी जानती है, इसलिए उसके लिए यहाँ की संस्कृति और भाषा में ढलना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ की भाषा दक्षिण देश जैसी ही है, लेकिन बोली अलग है। इसे सीखना ज़्यादा मुश्किल है और उसे अंग्रेजी बोलने के लिए भी खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है। अपने शब्दों से अनजान उसने आगे कहा, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। वाह, उसने अंग्रेजी में जारी रखा। सब लोग उसे उलझन भरी निगाहों से देख रहे थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। लूशी जो उसके सामने खड़ी थी ने हताशा में अपने माथे पर थप्पड़ मारा। इन कुछ दिनों में वह अपनी अजीब बोली और हरकतों की आदी हो गई है, लेकिन दूसरों के लिए वह अभी भी बेवकूफ़ के रूप में चिन्हित है। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और हैरानी से उसकी तरफ पलकें झपकाईं। उसने उसे एक अनमनी मुस्कान दी और पूछा, अम्मा, अम्मा, वाह, ये क्या है? ये कौन है? क्या ये वो लोग हैं जिन्हें तुम जानती हो? उसने उलझन में पूछा। जब उसने ये शब्द कहे तो वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। तो उसने सोचा कि ये किसी के नाम हैं, शायद विदेशी हों। लेकिन झाओ मिंग विदेशियों को कैसे जानता था? लेकिन उससे पहले उसे यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुने थे। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे याद आया कि यह कोई रेस्तरां नहीं बल्कि जी डायनेस्टी है, जहां बेवकूफ़ लोग उसके साथ बेवकूफ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसने उसकी ओर देखा और फिर दूसरों की ओर देखने लगी जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहीं क्यों आया? मैं भविष्य में भी जा सकता था। वहाँ और भी उन्नत लोग होंगे, लेकिन यहाँ क्यों? वह मन ही मन रो रही थी। उनके लिए वो किसी दूसरी दुनिया से आए एलियन जैसी थी। अपने घर में वो अजीब नहीं थी, पर यहाँ वो अचानक इतनी समझदार और कभी कभी अजीब हो गई थी। इसलिए ये कहना तर्कसंगत है कि उनके लिए वह एक एलियन थी। लेकिन हकीकत यह है कि वह उसी ग्रह से थी। ग्रह को छोड़ो, वह उसी देश से थी लेकिन भविष्य में थी।
जी राजवंश लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। हालांकि वह कोई इतिहास की छात्रा नहीं थी, लेकिन उसकी रूममेट इतिहास की छात्रा थी। उसने अपनी कुछ किताबें देखीं और याद किया कि कोई जी राजवंश था और भगवान का शुक्र है कि उसे उसका समय याद था। हालांकि उसे इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि उसने किताब को केवल बाहर से देखा है। लेकिन उसे अभी भी वह समय अवधि याद थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इतिहास में एक वास्तविक जी राजवंश था, अन्यथा वह सोचती कि वह किसी हास्य या उपन्यास की दुनिया में स्थानांतरित हो गई है। क्योंकि दुर्घटना होने से पहले यही एकमात्र उपन्यास था जो उसने पढ़ा था जिसमें मुख्य नायिका हास्य की दुनिया में चली गई थी। जब झाओमिंग ने सबकी निगाहें देखी तो उसने आह भरी। मुझे अब उत्साहित होने की भी अनुमति नहीं है। उसने अजीब तरह से जी चेंग की तरफ देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, आह महाराज, ये कोई आम इंसान नहीं है, मैं तो बस कह रही थी कि नूडल्स लाजवाब हैं। वाकई बहुत अच्छे हैं। सबने उसे अजीब निगाहों से देखा। उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। जी चेंग ने पूछा, तो फिर आप क्या कह रहे थे? मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा। झाओमिंग ने उसकी ओर देखा और सोचा, क्या अब तक अंग्रेज यहाँ आ गए थे या नहीं? क्या उन्हें पता है कि इस दुनिया में अंग्रेजी भाषा भी है? अगर मैं उन्हें बता दूं तो वे मेरा सिर नहीं काट देंगे, है ना? उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आह, मैं तो बस बहुत खुश थी और बकवास बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बात बस इतनी थी कि नूडल्स इतने स्वादिष्ट थे कि मैं बकवास बोल रही थी। उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की। उसने कुछ न कहने का निर्णय लिया। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। क्या उसे विश्वास हुआ? क्या तुम्हें नूडल्स इतने पसंद आए? उसने घबराहट से सिर हिलाया। हर कोई उसके असभ्य व्यवहार को देख रहा था। जी चेंग ने मुख्य किन्नर की ओर देखा और कहा, अब से रसोई से कहो कि महारानी के लिए रोजाना ये नूडल्स बनाए जाएं, और जो भी वह खाना चाहें बनाओ। झाओमिंग ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। आह, तो उसे सचमुच यकीन हो गया। हाँ, वह मन ही मन हंसी। इससे पहले कि वह जी चेंग से कुछ कह पाती, वेंजू बोल पड़ी, जी चेंग आप क्या कर रहे हैं? जिस रसोइये ने ये व्यंजन बनाए हैं वे विशेष रूप से आपके सम्राट और मेरे महारानी डोवगर के लिए थे। यहाँ तक कि जियाओली भी उसके द्वारा विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया कुछ नहीं खाती। तो इस वेन लड़की को यह विशेषाधिकार क्यों मिल रहा है? वह उसके व्यवहार से गुस्से से भर गई। वह वैंच कहने वाली थी लेकिन रुक गई क्योंकि सब उन्हें घूर रहे थे। वह अपनी देवी माँ वाली छवि खराब नहीं कर सकती। इन नूडल्स को बनाने वाला रसोया सम्राट और महारानी डोवगर का विशेष रसोया था। नूडल्स की रेसिपी उसकी अपनी थी, इसलिए उसके अलावा कोई और ये नूडल्स नहीं बना सकता था। कोई भी उसे अपनी मर्जी से हुक्म नहीं चला सकता, यहाँ तक कि जियाओली भी उसे नाराज नहीं कर सकता। मुख्य रसोया दिवंगत सम्राट जी चेंग के दादा की भी सेवा कर चुका है, इसलिए सब उसका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि वेंजू भी उसके सामने अनुचित ढंग से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि दिवंगत सम्राट ने उसके साथ अपनी बहन जैसा व्यवहार किया है। वह रसोई में सबसे बड़ी रसोइया थी। उन्होंने अन्य रसोइयों को भी प्रशिक्षित किया जो शाही परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करते थे। कियान दान हमेशा सम्राट की सेवा करती थी, और स्वर्गीय सम्राट की मृत्यु के बाद उसने जी चेंग की भी सेवा शुरू कर दी। वह पहले वेंजू की सेवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने इस बात पर हंगामा मचा दिया, इसलिए उसके पास अनिच्छा से उसकी सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेंजू की बातें सुनकर जी चेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है और जी राजवंश की महारानी है। उसने पत्नी और महारानी शब्द पर जोर दिया। तकनीकी रूप से कहें तो उसे इस रसोइये का इस्तेमाल जियाओली से ज्यादा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले आपने मुख्य रसोइये को उसकी सेवा करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब मैं देखूंगा कौन मेरे आदेश की अवहेलना करेगा, उसने जियाओली को घूरते हुए कहा। जियाओली अपनी सीट पर पीछे की ओर सिकुड़ गई। अब तक जी चेंग को कुछ अंदाजा हो चुका था कि जियाओली दिखने में जितनी सीधी सादी है उतनी है नहीं। वह अपनी माँ को जानता है, वह छोटी और संकीर्ण सोच वाली है, लेकिन उसे जी चेंग की हर बात पर उंगली उठाने का मन नहीं है। उसने देखा कि वेंजू के सामने जियोली कैसा व्यवहार कर रही थी। वेंजू उसकी बातें सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। जब जी चेंग और वेंजू एक दूसरे को घूर रहे थे तो एक शोर से उनका ध्यान भंग हो गया। शशिश, उन्होंने आवाज की ओर देखा। सभी ने उनकी ओर देखा और ये देखकर दंग रह गए कि आवाज कहाँ से आ रही है। अध्याय 157। मैं बेटे और माँ के मामलों में दखल नहीं देता। जब जी चेंग और वेंजू बहस कर रहे थे, झाओमिंग उन्हें उबे हुए भाव से देख रहा था। ये तो बस एक नूडल है, इस पर इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? वह इन बेतुके तर्कों से चिढ़ गई। उसे भूख लगी थी, वह खाना चाहती थी, लेकिन अब सब लोग माँ बेटे के बीच हो रही बहस देखने में व्यस्त थे। उनका झगड़ा देखकर वह नाराज हो गई। उसने नूडल्स को देखा जो ठंडे और गीले हो रहे थे। उसने हॉल में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा जो जी चेंग और वेंजू का आमना सामना देख रहे थे। उसने अपने कंधे उचका दिए और उस तनावपूर्ण माहौल को नजरअंदाज करते हुए अपने नूडल्स पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और नूडल्स को जोर से चाटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने नूडल्स का एक मुंह भरा, वह आवाज निकालने से खुद को रोक नहीं पाई। शशिश, हालांकि उसे खाने पीने की आदतें पता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अशिक्षित या असभ्य थी। लेकिन उसने इस तरह के नूडल्स कभी नहीं खाए थे। इसका स्वाद इतना लाजवाब था कि नूडल्स खाते हुए वह एक संतोषजनक आवाज निकाले बिना नहीं रह सकी। और कोई इन स्वादिष्ट नूडल्स को बिना चटकारे की आवाज किए कैसे खा सकता है? लेकिन जैसे ही उसने नूडल्स से अपना मुंह भरा, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। जब जी चेंग और वेंजू एक दूसरे को घूर रहे थे तो दूसरे लोग सांस रोककर उन्हें देख रहे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि वे जोर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे।
उन्होंने शोर सुना और सभी लोग शोर की ओर देखने लगे, जिनमें जी चेंग और वेंजू भी शामिल थे। जब वे शोर की ओर मुड़े तो उन्हें झाओ मिंग मिला, जिसका मुंह नूडल से भरा हुआ था। वे दोनों उसके और इन नूडल्स के कारण लड़ रहे थे और वह अपना पेट भरने में व्यस्त थी। डॉट 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 जब जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा, जिसका मुंह नूडल्स से भरा था और बचा हुआ सूप उसके होठों के चारों ओर था। वह एक बच्चे की तरह मुंह भरकर खा रही थी। वह उसके बच्चों जैसे व्यवहार पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। ये बहुत दुर्लभ दृश्य है कि कोई व्यक्ति दूसरों और अपने आसपास की परवाह किए बिना इतनी खुशी से खाना खा रहा हो। विंजू और जियोली घृणा की भावना से उसे देख रहे थे। डॉट 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 जब वह खाना खा रही थी तभी अचानक सबकी नज़र उसकी ओर पड़ी तो वह चौंक गई और जोर जोर से खांसने लगी। नूडल्स खाते समय उसका गला घुट गया और वह बुरी तरह खांसने लगी। उसने शांत होने के लिए कई बार अपनी छाती पर मुक्का मारा, लेकिन वह खांसने से खुद को नहीं रोक सकी। जी चेंग ने एक गिलास पानी लिया और उसे पीने के लिए दिया। उसने गिलास उठाया और घबराहट में उसे गटक लिया और हल्की खांसी की। जी चेंग ने उसकी पीठ थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अपने प्रति उसकी देखभाल देखकर जियोली का चेहरा काला पड़ गया। उसने झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, बहन, महामहिम और माँ तुम्हारे कारण बहस कर रहे थे और तुम यहाँ नूडल्स खा रही हो। क्या आपको उनके बीच शांति के लिए महामहिम को माँ से बहस न करने के लिए राजी नहीं करना चाहिए और आपको खाना बनाने के लिए चाची की अवदान की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह बूढ़ी हैं और केवल शाही परिवार के लिए ही खाना बनाती हैं। उसने सही कहा। यद्यपि झाओ मिंग कियाओदान की सेवा पाने की हकदार है, क्योंकि वह महारानी थी और सम्राट तथा महारानी डोवेगर के बाद उच्च पद पर थी, लेकिन वेन जू ने पहले कियानदान को अपनी सेवा करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उसने कभी झाओ मिंग को महारानी नहीं माना था। क्योंकि जियोली को उसकी सेवा नहीं मिल सकी और जियोली ने शिकायत की कि उसे क्योरडैन का खाना कितना पसंद है और वह उसे नहीं खा सकती क्योंकि उसके पास कोई शाही पदवी नहीं है, तो वह झाओ मिंग को वह चीज़ कैसे दे सकती थी जो जियोली को भी नहीं मिल सकती थी। जैसा कि वेन जू ने जी चेंग के साथ बहस की थी, उसने सोचा था कि वह जी चेंग के बजाय झाओ मिंग को निशाना बनाएगी। डॉट 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 जब झाओ मिंग ने जियोली की बातें सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह खाने की मेज पर उससे बहस नहीं करना चाहती थी जब उसके कीमती नूडल्स उसका इंतजार कर रहे थे। ये मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देंगे। चलो ठीक है, तुम्हें बात करनी है तो बात करते हैं। उसने अपने सामने रखा नैपकिन उठाया और उससे अपने हाथ और मुंह साफ किए। जैसे ही उसने नैपकिन को वापस अपनी जगह पर रखा, उसने जियोली की ओर देखा और कहा, मैं बेटे और माँ के मामलों के बीच कुछ क्यों कहूंगी। उसने मासूमियत से कहा। जियोली ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, क्या वे तुम्हारी वजह से नहीं लड़ रहे थे? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए। तुम्हें इनकार करना चाहिए कि तुम्हें आंटी क्याओडैन की सेवा की ज़रूरत नहीं है। शांति इन नूडल्स से ज़्यादा ज़रूरी है। वह झाओ मिंग के शांत भाव से परेशान हो रही थी। जियोली की बातें सुनकर जी चेंग को गुस्सा आया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन झाओ मिंग ने मेज पर रखे उसके हाथ को दबा दिया। जैसे ही उसका हाथ मेज पर पड़ा, सभी ने उसकी हरकतें देखीं और वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अब तक झाओ मिंग भी उनकी एक तरफा संकीर्ण सोच की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसने उनकी फुसफुसाहटों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतों से जी चेंग भी हैरान हो गया और उसकी ओर देखने लगा। उसने अपनी नज़रें जियाओली पर केंद्रित की और ठंडे स्वर में कहा, सबसे पहले, मैंने कभी भी महामहिम से चाची कियाओदान को मेरी सेवा करने के लिए नहीं कहा। दूसरी बात, अगर वह मेरी सेवा भी करती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं महारानी हूँ, मेरे पास शाही पदवी भी है, इसलिए नियमों के अनुसार उसे शुरू से ही मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। मैं सिर्फ इस वजह से छोटा नहीं दिखना चाहता था। अब महामहिम चाहते हैं कि वह मेरी सेवा करें और मुझे मेरा हक दिलाना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मुझे नहीं पता कि सब लोग इसे इतना तूल क्यों दे रहे हैं, और मैं बेटे और माँ के मामलों में दखल नहीं देना चाहता क्योंकि यह उचित नहीं है। इसलिए मैं अब तक चुप रहा हूँ। आप जानते हैं, मुझे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं है। उसने दबंग अंदाज में अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। उसका चेहरा ठंडा और घमंडी था। उसने अपनी बातों को मीठा नहीं बनाया और सीधे सीधे बात की। उसे जियाओली से बातचीत जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह सीधे बात नहीं करेगी तो वह उसे परेशान करने के दूसरे तरीके खोज लेगी, और वह उन्हें उनका हिंसक रूप नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि यह फूल उसके हिंसक और असभ्य रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे बुरी तरह से उकसाया गया तो कोई भी इस जियोली को उसके पंजे से नहीं बचा सकता। अध्याय 158 क्या मैं भी हरम रख सकता हूँ? झाओ मिंग की बातें सुनकर जियाओली क्रोधित हो गई। उसकी हथेलियां कसी हुई मुट्ठी में बदल गईं। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ गोद में रख लिए ताकि कोई और उसके हाथ न देख सके। वह अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। ये कुतिया, क्या उसने सोचा था कि इस तरह बर्ताव करके वो मेरी बेइज्जती कर सकती है? क्या वो खुद को महारानी समझती है? हाँ, तुम्हारे सपनों में मैं महारानी बनने के लायक हूँ, और मैं बनूंगी। वो मन ही मन हंसी। झाओ मिंग ने जियोली की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा और अपनी बाहें उठाईं। इससे पहले कि जियोली कुछ कह पाता, वेंजू, जो झाओ मिंग की बातें सुनकर क्रोधित हो गया था, झाओ मिंग पर चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि आप हेड डैन की सेवा के लायक हैं? उन्होंने दिवंगत सम्राट की सेवा की थी और वह जी चेंग की निजी नानी भी थी। हर किसी को उनकी सेवा नहीं मिल सकती। वह कोई साधारण नौकर नहीं है। वह दिवंगत सम्राट की सेवा में थी और सम्राट उसे अपनी बहन की तरह मानते थे। और अगर जियाओली की सेवा हेड डैन नहीं कर सकता तो तुम भी इसके लायक नहीं हो। सिर्फ इसलिए हवा में मत उड़ो क्योंकि जी चेंग तुम्हारे प्रति अपनी दयालुता दिखा रहा था। यह मत सोचो कि तुम महारानी बनने के लायक हो। अगर तुमने जी परिवार में शादी नहीं की होती तो तुम कुछ भी नहीं होती।
वेंजू ने अपनी गंदी जबान पर काबू नहीं रखा और जी भरकर बोलती रही। वह ये भी भूल गई कि वे सबके सामने थे, लेकिन अब बंदूक से गोली निकल चुकी है। पहले कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए उसने अपना सिर ऊंचा करके स्वयं को धर्मी दिखाने का नाटक किया। जब जी चेंग ने अपनी माँ के कठोर शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी माँ को कभी इतना असभ्य व्यवहार करते नहीं देखा था। उसने वेंजू की ओर देखा और कुछ बोलना ही चाहता था कि झाओमिंग ने लापरवाही से पानी का गिलास उठा लिया। सब उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर मुड़े, यहाँ तक कि जी चेंग भी उसके हाव भाव देखे बिना नहीं रह सका। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बहुत शांत और संयमित थी। उसने अपने दोनों हाथ छाती पर बांधे हुए थे, मानो वह किसी दबंग की तरह दिख रही हो। वह वही झाओमिंग नहीं थी जो वेंजू के सामने कांपती थी और हमेशा उसका बिना शर्त सम्मान करती थी। अभी हर कोई झाओमिंग के रवैये में बदलाव देख सकता था। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों और भावों में जो उग्रता थी वह उसकी नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। झाओमिंग का चेहरा काला पड़ गया था और आंखें उग्र और दृढ़ थीं। उसने वेंजू की ओर देखा। झाओमिंग की तीखी निगाहें और उसकी उग्र अभिव्यक्ति देखकर वेंजू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने झाओमिंग की निगाहों का बहादुरी से सामना किया। वह महारानी विधवा थी, वह एक बेचारी लड़की से कैसे हार सकती थी जो किसी शाही परिवार से नहीं थी। झाओमिंग ने लापरवाही से अपने हाथ में रखे पानी के गिलास से एक घूंट लिया और वेंजू की ओर हल्के से मुस्कुराए। अगर मैं महारानी बनने के लायक नहीं हूं तो फिर कौन है? जियाओली, अगर आपको लगता है कि वह महारानी बनने के लायक है तो आपको उसे बना देना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। वेंजू ने झाओमिंग के उदासीन व्यवहार को भ्रमित दृष्टि से देखा। लेकिन जियाओली को महारानी बनाकर क्या इसका मतलब यह है कि आप दिवंगत सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप दिवंगत सम्राट के आदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे? उसने सीधे सीधे कहा। अब उसके मन में इस महिला के प्रति कोई भावना नहीं है। वह उन लोगों के खिलाफ बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाती जो उसे चैन से जीने नहीं देते। जीमिंग को बोलते समय झाड़ियों के आसपास घूमना पसंद नहीं है। उसका व्यावसायिक कौशल व्यर्थ नहीं गया। वह बोलना, मोलभाव करना और सौदे को अपने लिए फायदेमंद बनाना जानती है। उनकी बातचीत और बातचीत करने की क्षमता अद्भुत थी। इन कौशलों के बिना कोई भी व्यवसाय में लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। वह जानती है कि कब और कहाँ सही निशाना लगाना है ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। यद्यपि उन्होंने ये बहस शुरू नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह चुपचाप बैठी रहेंगी और दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देंगी। झाओमिंग का व्यवहार देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वेंजू से कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन वह उससे बहस कर रही थी। नहीं, बहस नहीं कर रही थी, बल्कि सम्राट के आदेश की अवहेलना करने के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी। यहाँ तक कि जी चेंग भी उसकी बातें सुनकर और उसकी खतरनाक आभा देखकर दंग रह गया। फिर झाओमिंग ने जी चेंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैं इसमें गलत हूँ? क्या महारानी आंटी कियानदान की सेवा पाने की हकदार नहीं है? अगर नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हाँ तो महारानी ने अब तक उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया? क्या शाही परिवार एक मजाक है जो नियमों का भी पालन नहीं करता? उसने गुस्से में पूछा। झाओमिंग के प्रति उनके अनुचित व्यवहार को देखकर वह थोड़ी नाराज हुई। हालांकि वह बदला लेने के लिए यहाँ नहीं आई थी, पर अब वह उसके शरीर में थी, तो फिर वह कैसे देख सकती थी कि वे उसे उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं? ये नूडल्स स्वादिष्ट तो थे ही, कितना अच्छा होता अगर उसे ये हर दिन खाने को मिलते। लेखक अंडरस्को जी चेंग उसके अचानक सवाल से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने उसे जवाब दिया, हाँ, तुम महारानी हो और उनकी सेवा पाना तुम्हारा अधिकार है, और कोई भी तुम्हारा अधिकार तुमसे नहीं छीन सकता। उसने वेंजू और शियाओली की ओर देखते हुए कहा। जी चेंग के व्यवहार को देखकर वेंजू का मूड खराब हो गया है। उसका जन्मदिन था, पर कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। वो नाराज थी, पर इस कुतिया को सरेआम थप्पड़ भी नहीं मार सकती थी। इसलिए वह असंतुष्ट होकर बड़बड़ाने लगी और खाना शुरू कर दिया। जी चेंग ने फिर झाओमिंग की ओर देखा और उसे खाने का संकेत दिया। उसने राहत की सांस ली। अंततः मैं अपने नूडल्स खा सका। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, नूडल्स ठंडे हो गए थे। वह थोड़ा सा बड़बड़ाए। जी चेंग ने उसके हाव भाव देखे और धीरे से फुसफुसाया, ये नूडल्स ठंडे खाने में अच्छे लगते हैं, तो इसे जरूर चखें। झाओमिंग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाए और खुशी से खाने लगी। अंततः उसे खाना मिला। इस जगह पर हमें खाने से पहले बहुत सारे ड्रामे से गुजरना पड़ता है। वे चैन से रह ही नहीं सकते। क्या इतनी सारी बीवियां रखने की जरूरत थी? क्या मैं हरम भी रख सकती हूँ? क्या यहाँ औरतें भी कई पति रख सकती हैं? खाते हुए उसने सोचा, अगर हाँ तो कितना अच्छा होगा। मैं अपने आसपास कई खूबसूरत मर्दों को रख सकती हूँ। कोई मेरे पैरों की मालिश करेगा, कोई मुझे अंगूर खिलाएगा और कोई मेरे हाथों की मालिश करेगा। वाह, कितना मजा आएगा। वो हल्के से हंसी। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि वो नूडल्स की वजह से खुश है, लेकिन वह उसके असली विचारों को नहीं जानता था। अध्याय 159 वह जानता था। रात के खाने के बाद झाओमिंग ने संतुष्टि से अपने पेट पर हाथ रगड़ा। उसने अपनी भूख से ज्यादा खा लिया था क्योंकि उसका स्वाद लाजवाब था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया था। इसमें कोई शक नहीं कि वे आंटी कियाओदान के खाने के लिए इतना झगड़ते हैं, क्योंकि यह इस महल में सबसे अच्छा है। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। जी चेंग, जो नैपकिन से अपने हाथ पहुंच रहा था, ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ, ये सबसे अच्छा है। मैं ये खाना रोज खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने खिली हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह बहुत खुश थी कि अब वह रोजाना यह खाना खा सकेगी, क्योंकि अब कियाओ डैन उसे खाना परोसेगा। झाओमिंग के लिए इस जगह पर खाना और सोना सबसे जरूरी चीजें हैं।
क्योंकि यहाँ उसे खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करना है। खाने की मेज पर बैठे सभी लोग अपना खाना खा चुके थे। जी चेंग अपनी सीट से उठे और हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि यहाँ मौजूद सभी लोग इस शुभ दिन का जश्न मनाने आए हैं। ये भोज न केवल महारानी डोवागर के जन्मदिन के लिए था, बल्कि महारानी के कोमा से जागने के उपलक्ष्य में भी था। मुझे पता है कि आप सभी झाओ मिंग के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब वह ठीक और स्वस्थ है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुख्य हॉल की ओर चलें। वहां हमने आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्रस्तुतियां आयोजित की हैं। कृपया रात का आनंद लें। जी चेंग न सिर्फ सम्राट थे, बल्कि आज वे पार्टी के मेज़बान भी थे। इसलिए आज वे और दिनों की तरह अलग थलग नहीं थे। झाओ मिंग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हम तो यहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने पीरियड ड्रामा में देखा है कि इन बादशाहों का व्यक्तित्व बहुत रंगीन होता है। उन्हें अधनंगी लड़कियों को शराब के नशे में नाचते और मस्ती करते देखना बहुत पसंद है। अब झाओ मिंग ये देखने के लिए उत्सुक था कि जी चेंग ने क्या मनोरंजन की व्यवस्था की है। भोजन के बाद वे सभी मुख्य हॉल में चले गए और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, फैंग जू जी चेंग के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जी चेंग ने उसे कुछ संकेत दिया। थोड़ी देर बाद 30 के दशक के मध्य का एक व्यक्ति फैंग जू के साथ उनके सामने आया। वह आदमी बहुत सुंदर लग रहा था और उसके नैन नक्श अनोखे थे। उसकी थोड़ी नुकीली थी और आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। झाओ मिंग ने उस खूबसूरत आदमी को देखा और सोचा, वाह क्या आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुराने ज़माने के लोग इतने खूबसूरत होते होंगे, लेकिन उम्र के मामले में तो ये मेरे दादा के दादा से भी बड़े हैं। सांस। उस आदमी ने जी चेंग का अभिवादन किया। महामहिम को नमस्कार। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी राजदूतों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का अनुवाद कर रहा था। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। वह व्यक्ति जूतू था। वह एक विद्वान और राजदूत था। वह दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रबंधन करता था और शाही कार्यालय के लिए उनके आधिकारिक दस्तावेजों का अनुवाद करता था। वह अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि वह व्यापार संबंधों के प्रमुख थे और हमेशा अंग्रेजी दस्तावेजों का चीनी भाषा में अनुवाद करते हैं। और भी राजदूत हैं, लेकिन उनमें से जूतू सबसे कुशल थे। विदेशी भाषा पर उनकी पकड़ बाकियों से बेहतर है। जी चेंग अंग्रेजी भी जानता है क्योंकि उसे अंग्रेजी राजदूतों से भी निपटना पड़ता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। वह थोड़ा बहुत समझ सकता है और अभिवादन का जवाब भी दे सकता है, लेकिन उसे अभी पूरी तरह से अंग्रेजी में बातचीत करना सीखना बाकी है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि वे क्या कह रहे थे। चूंकि व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेज लोगों को दक्षिण अमेरिका आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए लोग अभी भी उनकी भाषा सीख रहे थे ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। झाओ मिंग ने आश्चर्य से जूतू को देखा। अंग्रेजी से अनुवादित दस्तावेज। उसने उससे पूछा। जूतू ने भी उसकी ओर देखा और उसका अभिवादन किया। महारानी को नमस्कार, उसने विनम्रता से कहा। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। तब उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ महारानी, इन दस्तावेजों का अंग्रेजी से चीनी में अनुवाद किया गया है। झाओ मिंग उस पर मुस्कुराया। तो उन्हें पता है कि इस दुनिया में अंग्रेजी भाषा मौजूद है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जी चेंग भी अंग्रेजी जानता है, क्योंकि उसका भी अंग्रेज़ों से वास्ता पड़ा होगा। अगर हाँ, तो उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? क्या उसे मुझ पर शक था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा? मन में उठ रहे तमाम सवालों से उसका सिर दुख रहा था। इसके बाद जी चेंग ने दस्तावेज फैंग जू को सौंप दिया और उसे सुरक्षित रखने को कहा। फैंग जू ने सिर हिलाया और जूतू के साथ वापस चला गया। झाओ मिंग ने झिझकते हुए जी चेंग की ओर देखा और उसके विचारों को समझने की कोशिश की। वह उससे पूछने का साहस जुटा ही रही थी कि तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? जैसे ही उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, उसने उसकी शैतानी मुस्कान देखी। वह जम गई। क्या उसे पता था कि मैं पहले अंग्रेजी बोल रहा था और फिर मैंने झूठ बोला? वह घबराहट में हौंफने लगी। आप अंग्रेजी जानते हैं? उसने सावधानी से उससे पूछा। उसने उसकी तरफ देखा और सहजता से कहा, थोड़ा थोड़ा। मैं अभी भी ठीक से बातचीत करना सीख रहा हूँ, क्योंकि किसी की भाषा जाने बिना उसके साथ व्यापार करना असंभव है। उसने सीधे देखते हुए कहा। उसके शब्दों से उसकी पीठ अकड़ गई। तो वह जानता था। उसने उससे पूछा, तुम पहले अंग्रेजी बोलती थीं, है ना? उसके प्रश्न पर उसके हाथ कांपने लगे। क्या वे मुझे झूठ बोलने के लिए मार देंगे? लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने फिर से उसकी आवाज़ सुनी। लेकिन आप क्या शब्द कह रहे थे? अमेजिंग और वाह, मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने। उसने उलझन से उससे पूछा। उसने उसकी ओर देखा और मासूमियत से आंखें झपकाईं। यह क्या स्थिति है? उसे अंग्रेजी आती है, पर मेरी बातें समझ नहीं आईं। वो तो कोई पक्की अंग्रेजी भी नहीं थी। उसने सचमुच अंग्रेजी सीखी भी या नहीं? उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। क्या इसका कारण यह है कि वह पूरी तरह से नहीं सीखता या क्या? तभी उसे अचानक याद आया कि उसकी एक मित्र, जो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कर रही थी, ने उसे एक बार कहा था कि अतीत में कई शब्द अंग्रेजी का हिस्सा नहीं थे। ये गालियाँ और मुहावरे बाद में गढ़े गए। जिस तरह दक्षिण अमेरिका की भाषा समय के साथ बदली, उसी तरह अंग्रेजी भी समय के साथ बदल गई। 21वीं सदी में अंग्रेजी गालियों और मुहावरों से भरी पड़ी है, और इन शब्दों का आविष्कार अभी बाकी था, इसलिए उसे उसकी बातें समझ नहीं आईं। उसने आह भरी। मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्त की सलाह मानता हूँ, वरना मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसने जी चेंग की ओर देखा और मुस्कुराए। महामहिम, मैं तो बस बकवास कर रही थी। मैंने बस इधर उधर से कुछ शब्द सुने और जोश में बोल पड़ी। वे शब्द मेरे ही बनाए हुए थे, कुछ खास नहीं, और मुझे उनका मतलब भी नहीं पता था। मैंने तो बस बकवास बोल दी, और ये शब्द मेरे ही बनाए हुए थे।
मैं बस उत्साहित थी, इसलिए जो चाहूं बोल दिया। उस पर ध्यान मत दो, उसने उसके सामने हाथ मिलाते हुए कहा। उसने फिर झूठ बोला। डॉट 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 डॉट। लेखक, आपने इन शब्दों का आविष्कार किया। आप दूसरों का श्रेय लेना पसंद करते हैं, है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इतिहास का रुख बदलने की हिम्मत मत करना, अन्यथा ये तुम्हारे और दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक सिम। ओह हेलो, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे यहाँ छोड़ दो और मैं इतिहास कैसे बदल रहा हूँ। क्या मैं युद्ध लड़ रहा हूँ या युद्ध का नेतृत्व कर रहा हूँ? बस अपना काम करो, ठीक है? लेखक, कितनी कृतघ्न लड़की हो, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें बनाया। एक सिम। तो क्या मैंने आपसे मुझे बनाने के लिए विनती की थी? नहीं, तो बस चले जाओ। लेखक, अंडरस्को डॉट 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 डॉट। झाओ मिंग चाह रही थी कि वह विस्तार से न पूछे क्योंकि वह और अधिक नहीं समझा सकती। अगर वह उससे पूछे कि उसने अंग्रेजी कैसे सीखी और उसने लोगों को अंग्रेजी बोलते कहाँ से सुना तो वह क्या जवाब देगी? क्योंकि उसे अपने अतीत के बारे में ज़्यादा याद नहीं है और जब से वह जागी है तब से उसे कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अंग्रेजी बोल सकता हो। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, जब आपने कभी कक्षाएं ही नहीं ली तो आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं? ये बहुत कठिन भाषा है, जब कई विद्वानों को इसमें कठिनाई हो रही थी तो आप इसे कैसे सीख सकते हैं? उन्होंने सीधे बैठते हुए कहा। झाओ मिंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे बेहतर अंग्रेजी जानता हूँ, ठीक है? मैंने विदेश में पढ़ाई की है, मैं न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि इतालवी और फ्रेंच भी बोल सकता हूँ। भाषा के मामले में तुम मेरे ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है? वह मन ही मन उपहास करने लगी, लेकिन फिर भी उसने राहत की सांस ली। यहाँ मूर्ख बनने का नाटक करना बेहतर है क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर क्या विपत्ति आएगी यदि उन्हें पता चल जाए कि वह बिना सीखे ही अंग्रेजी जानती है। कम से कम उसने मुझ पर विश्वास तो किया। हाँ, बेवकूफ। वाह वाह वाह। अध्याय 160 मंत्रमुग्ध प्रदर्शन। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए और जी चेंग द्वारा तैयार किए गए प्रदर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। झाओ मिंग भी प्रदर्शन की प्रतीक्षा करते हुए अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। जब वह प्रतीक्षा कर रही थी तो कुछ लड़कियां बैंगनी और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हॉल में दाखिल हुईं और उनके चेहरे सफ़ेद रंग के पारदर्शी कपड़े या मुखौटे से ढके हुए थे। इस तरह के पहनावे से वे खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन रहस्यमयी भी। सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती हैं लेकिन कहा जा सकता है कि वे खूबसूरत हैं। झाओ मिंग ने सुंदर लड़कियों को देखकर अपनी आंखें उठाईं। जैसा कि मैंने सोचा था, लड़कियां यहाँ हैं, लेकिन उनके कपड़े बहुत रूढ़िवादी हैं। क्या वे बाद में कपड़े उतारेंगी? क्या कोई स्ट्रिप शो होगा या वे पुरुषों के साथ शराब पीने जा रही हैं? क्योंकि क्या नाटकों में ऐसा नहीं दिखाया जाता जहाँ सभी अमीर राजकुमार ऐसी महिलाओं से घिरे होते हैं जो उनके बहुत करीब होती हैं या उनसे चिपकी रहती हैं? ये सोचकर उसे सिहरन हुई। लेकिन क्या जी चेंग भी ऐसा ही है? उसने कुछ देर सोचा। डॉट डॉट डॉट। लड़कियां बीच में गईं और एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उनमें से एक लड़की आगे आए और जी चेंग का अभिवादन किया। महामहिम को नमस्कार, महामहिम को नमस्कार। लड़की ने झुककर उनका अभिवादन किया। उसके साथ अन्य लड़कियां भी झुकीं। जब उन्होंने झाओ मिंग का अभिवादन किया तो वह चौंक गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। एक नकली मुस्कान। ये सभी बधाइयां और सब कुछ जी मिंग के लिए बहुत ज्यादा था। झाओ मिंग हर समय कैसे मुस्कुरा सकता है? आह, मेरे गाल पहले से ही दर्द कर रहे हैं। उसने अपने गालों की मालिश करने के लिए अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़ा। डॉट डॉट। लड़की ने शियाओ ली और महारानी डोवगर सहित सभी का अभिवादन किया। फिर उसने अपना ध्यान जी चेंग की ओर लगाया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए वहीं खड़ी हो गई। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, आप अपना प्रदर्शन शुरू कर सकती हैं। झाओ मिंग ने अपना ध्यान उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराई। ओह, तो वो उनका प्रदर्शन देखने के लिए बेताब है। मैं भी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि इन लोगों के पास किस तरह का मनोरंजन है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पास नृत्य और गायन के कार्यक्रम होते हैं। ओह, मुझे अपने के पॉप की याद आ रही है। मुझे अपने बीटीएस मामू की ज़रूरत है। उसे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि वह उसे नहीं सुन पाएगी। पसंदीदा संगीत। लड़की ने सिर हिलाया और उसके सामने झुक गई। फिर वह लड़कियों द्वारा बनाए गए घेरे में चली गई और घेरे के केंद्र में अपना स्थान ले लिया। उन्होंने 1 मिनट में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उनकी स्थिति देखकर झाओ मिंग समझ गई कि वे नृत्य करने जा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी जानना चाहती थी कि किस तरह का नृत्य। आंख मारना। ऐतिहासिक नाटकों ने उसका ज्ञान नष्ट कर दिया है। वह इतिहास के बारे में केवल कुछ ऐतिहासिक नाटकों के कारण ही जानती है, अन्यथा वह इस क्षेत्र में अनभिज्ञ थी। अचानक उसे कुछ संगीत वाद्ययंत्रों की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया और देखा कि कुछ लोग प्रामाणिक हाथ में लिए बैठे हैं। चीनी संगीत वाद्ययंत्रों को सीख रहे थे और उन्हें कुशलता से बजा रहे थे। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, लेकिन इसकी ध्वनि बहुत सुखदायक और सुखद थी। पहले जो सिरदर्द उसे इस सब नाटक की वजह से हुआ था वह अब ठीक हो गया है और वह आराम महसूस कर रही है। बीच में खड़ी लड़की ने अपने हाथों को सुंदर और सुंदर नृत्य मुद्राओं में हिलाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा दर्शक मंत्रमुग्ध हो गया। उसके आसपास की लड़कियां भी गोलाकार गति में ऐसी ही हरकतें करने लगीं, लेकिन ध्यान का केंद्र बीच में खड़ी लड़की थी। उसकी चाल, उसकी मुद्रा एकदम सही थी। वह एक छोटी सी फीनिक्स पक्षी की तरह थी जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर दिया था। संगीत और उनका प्रदर्शन समन्वित और सुंदर था। झाओ मिंग अनजाने में मुस्कुराया। उसने कुछ स्ट्रिप डांस या कुछ अश्लील नृत्य प्रदर्शन की कल्पना की है। पता नहीं कैसे, लेकिन प्राचीन पुरुषों या यूं कहें कि पुरुषों के प्रति उनकी कुछ गंभीर गलत धारणाएं थीं। हाई स्कूल में उस लड़के के साथ हुई उसकी पिछली दर्दनाक मुठभेड़ ने उसे समाज के सभी पुरुषों के प्रति गलत धारणाएं बनाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उसने लीवेई से कई बार झगड़ा किया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका शीनी के साथ संबंध है या वह उसे धोखा दे रहा है। एक तो पुरुषों के बारे में उसकी धारणा के कारण, दूसरा शिनई के चरित्र और उकसावे के कारण।
उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह ये देखने में रुचि रखती थी कि जी चेंग ने क्या तैयार किया है, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि यह एक सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन था और पूरे भोज के दौरान उसे जी चेंग पर ध्यान देने का मौका मिला और वह उसे जानने लगी। अन्यथा उसे जानने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कक्ष में थी और वह अपने कक्ष में था। वह उसे रुकने नहीं देती, इसलिए उन्हें एक दूसरे को जानने का समय नहीं मिलता। प्रदर्शन के बाद लड़की ने सबके सामने सिर झुकाया। झाओ मिंग इतनी उत्साहित थी कि उनके प्रदर्शन के बाद जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं देखी थी। हालांकि उन्हें पारंपरिक संगीत और नृत्य पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी उबाऊ लगता है, लेकिन आज का प्रदर्शन न सिर्फ सुंदर था बल्कि मनमोहक भी था। संगीत में दुख था, लेकिन उसमें आशा की कुछ किरणें भी थीं। गीत के बिना भी संगीत को महसूस किया जा सकता है। सभी ने उन लड़कियों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया जिन्होंने अभी अभी प्रदर्शन किया था, क्योंकि वे झुककर अभिवादन कर रही थीं। लेकिन झाओ मिंग जोर से ताली बजाने लगा। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। ये अमीर और शाही लोग कभी किसी के लिए ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना संतुलन और शान बनाए रखना होता है। उन्होंने बस सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया, लेकिन वह सिर्फ ताली नहीं बजा रही थी बल्कि बहुत जोर से बजा रही थी। अचानक पूरा भोज समारोह शांत हो गया और केवल उसकी ऊंची ताली की आवाज़ सुनाई देने लगी। अन्य लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन बहुत ही शालीन तरीके से, और वे तालियां केवल औपचारिकता के लिए थीं। वहां खड़ी लड़कियां झाओ मिंग के दिल को छू लेने वाले हावभाव पर मुस्कुरा उठीं। इससे अधिक मार्मिक बात कुछ नहीं होती जब आपकी कड़ी मेहनत की सराहना की जाती है। इससे पहले कि वेंजू कुछ कह पाता, जी चेंग ने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। झाओ मिंग को अजीब लगा, क्योंकि हर कोई उसे घूर रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और ताली बजाना बंद करना चाहती थी जब उसने देखा कि जी चेंग ने उसके साथ ताली बजाना शुरू कर दिया। डॉट डॉट उन्होंने देखा कि उसे सचमुच में प्रदर्शन पसंद आया, न कि अन्य लोगों की तरह जो केवल औपचारिकता निभा रहे थे। उसने दूसरों को घूरते हुए और वेंजू के गुस्से वाले चेहरे को भी देखा, इसलिए उसने उसकी खुशी साझा करने के लिए उसके साथ ताली बजाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ताली बजाना शुरू किया तो अन्य लोग भी एक दूसरे की ओर देखकर ताली बजाने लगे। जब सम्राट स्वयं लड़कियों की प्रशंसा कर रहे थे तो वे चुप कैसे बैठ सकते थे। जिन लड़कियों ने अभी अभी प्रस्तुति दी थी, उन्हें मिल रही तालियों से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे झुककर सभी का धन्यवाद करने लगीं। जियाओली और वेंजू के पास भी ऐसा ही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेंजू ने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।